हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। सीन का नाम है एक्ट थर्ड, सीन सेकेंड। ठीक है, तो आज हम अपने मर्चेंट ऑफ वेनिस के प्ले में एक्ट थ्री के सीन टू को पढ़ने जा रहे हैं। सीन कहाँ पे दर्शाया जा रहा है? ये सीन दर्शाया जा रहा है वेलमोंट में, पोर्शिया के मकान में, एक कमरे के अंदर, जहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग हैं। यहाँ पर वेसेनियो है, पोर्शिया है, ग्रेशियानो, नेरिसा और अन्य सेवक मौजूद हैं। इन सब के बीच में इस सीन को दर्शाया जा रहा है। तो सबसे पहला जो डायलॉग है वो पोर्शिया का है। पोर्शिया यहाँ पर वेसेनियो से कहती हुई दिखाई देती है। कहती है, मेरी बात सुनो, एक दो दिन के लिए और रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो। कहीं कोई गलत डिबिया चुन लो तो तुम्हारे अचानक जाने से मैं तुम्हारा वियोग नहीं सह सकूंगी। कुछ दिनों तक रुक जाओ। तुम भी जानते हो, ऐसा मुझे आभास होता है। प्रेम की बात नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। यदि मेरे दिल में कुछ और होता तो मैं ऐसा क्यों कहती? मुझे गलत मत समझना। एक कुंवारी कन्या जुबान खोल नहीं सकती, सोच ही सकती है। मैं एक दो महीने के लिए तुम्हें रोकना चाहती हूँ, उसके बाद डिबियों को आजमा लेना। इस तरह का विचार पोर्शिया वेसेनियो के सामने रखती है और साथ ही साथ कहती है कि मैं तो तुम्हें सही डिबिया बता देती, मगर मैं कसम उठा चुकी हूँ, इसलिए वह तो संभव नहीं है। और पता नहीं मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं। मुझे खोने के बाद कहीं तुम विश्वासघाती ना ठहराओ। ठीक है, ऐसा पोर्शिया फिर कहती है आगे, अपनी आंखों से इस प्रकार मत देखो मेरे ऊपर जो मुझे अनदेखा कर रही है। जिस प्रकार वेसेनियो पोर्शिया की तरफ देख रहा है, तो पोर्शिया कहती है कि मेरी तरफ ऐसे ना देखो। मेरा आधा तुम्हारा है, तुम्हारा आधा मेरा है, और जो मेरा है वह भी तुम्हारा है। मैं तो सर्वथा तुम्हारी ही हूं। समय की ही बातें हैं, अपनी चीज पर ही हमारा कोई बस नहीं चलता। क्योंकि अभी जो है पोर्शिया की वेसेनियो से शादी नहीं हुई है, इसलिए कह रही है कि समय की ही बातें हैं कि अपनी चीज पर ही हमारा कोई बस नहीं चलता। इसलिए तुम्हारा भी क्या बस, यदि भाग्य में ही कुछ और लिखा है तो इसमें मुझे दोष मत देना। मैं बहुत बोल रही हूं, इसी में कितना समय कट गया। काश समय इसी तरह कटता रहे जिससे डिबियों को चुनने की घड़ी टलती जाए। पोर्शिया क्या चाहती है? पोर्शिया यहाँ पर एक्चुअली चाहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वेसेनियो गलत डिबिया चुन ले, क्योंकि पोर्शिया को वेसेनियो से अत्यधिक स्नेह है, प्रेम है। तो फिर वेसेनियो कहता है, मैं वेसेनियो यहाँ पर अपनी बात रखता है। कहता है, नहीं, जैसी मेरी परिस्थितियां हैं मुझे डिबियों की परीक्षा करने दो। अनिश्चय की परिस्थिति में अधिक दिन तक रुके रहना मेरे लिए संभव नहीं है। तो पोर्शिया यहाँ पे परिस्थितियों की बात सुनकर थोड़ा सा घबराती है और कहती है, जैसी मेरी परिस्थितियां वेसेनियो, ये क्या बात है? तुम बात साफ करो, क्या तुम्हारा प्यार मेरे प्रति है या नहीं है? तो बेसेनियम बताता है कि कुछ नहीं, बस मेरा मन शंकाओं से भरा हुआ है, जिससे मेरा मन मेरे प्यार पर हावी नहीं हो पाता। मेरे और तुम्हारे प्यार के बीच ऐसा ही संबंध समझो जैसा बर्फ और आग का है। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार जो है बर्फ आग साथ साथ नहीं रह सकते हैं, इस समय की स्थिति ऐसी ही है। उसे जल्दी से डिबिया चुननी है और डिबिया चुनने के बाद में ही ये बात क्लियर होगी कि वेसेनियो का साथ पोर्शिया से है या नहीं है, क्योंकि वेसेनियो के पास अधिक समय नहीं। पोर्शिया इसके बाद कहती है, नहीं, जैसा तुमने कहा, जैसी मेरी परिस्थितियां हैं, तुम सही नहीं कह रहे हो। कुछ तो इसमें झोल लग रहा है पोर्शिया को। तो बेसेनियो कहता है, अगर तुम मुझे जीवन दान दो तो मैं सब कुछ सच कह दूंगा। तो पोर्शिया कहती है, चलो स्वीकार है, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया, अब कहो जिससे तुम जिंदा तो रह सको। तो बेसेनियो जो है फिर कुछ समझाता है, लेकिन पूरी बात अभी नहीं बताता है। वेसेनियो कहता है इसी की बात पर कि मेरी बात इसी में समझो कि क्या कहूं उससे जिससे प्यार भी ना कर सकूं। तुम ही मेरी कातिल हो और तुम ही मेरी जान बख्श रही हो।
ऐसे दर्द में भी मजा है। खैर, पहले किस्मत की आजमाइश और डिबिया कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ और बातें कर लेंगे। और इस बात पर जो है फिर डिबियों के सामने से पर्दा हटाया जाता है। और पर्दा हटाने के बाद पोर्शिया कहती है, ठीक है, सामने चलिए। एक डिबिया में मेरी तस्वीर है। वो पूरी कहानी, पूरी जो शर्त की कंडीशंस हैं, वो पूरी बताती है और कहती है, यदि तुम्हारा प्यार मेरे प्रति सच्चा है तो तुम मुझे पा लोगे। नरीसा और सब लोग अलग हट जाएं। तब तक डिबियों का चुनाव हो, तब तक संगीत बजने दो। यदि इसकी किस्मत में मैं नहीं तो संगीत सुनकर शायद इनका मन बहल जाए। एक हंस की मौत हो जाएगी संगीत के मंद स्वरों में। और यदि किस्मत जाग गई तो यही संगीत विजय ध्वनि हो जाएगी। वैसा ही स्वर जब एक बादशाह के आने पर, एक बादशाह जैसे ही अपने दरबार में एंट्री करता है उस समय पर, या जनता के बीच में होता है, तो उसकी रियाया झुक कर सलाम करती है। यही संगीत एक अलसाई हुई, और एक उदाहरण जहां पे प्रस्तुत करती है कि यही संगीत एक अलसाई हुई सुबह पर होने वाले दूल्हे को उसकी शादी के दिन गुदगुदाता है। उस तरह का संगीत हो जाएगा और कानों में मीठा रस घोल देता है। लो, जिस प्रकार कुंवारी हैसियन की हरक्यूलस, ये एक रोमन स्टोरी के तहत ये दर्शाया जा रहा है कि एक हैसियन नाम की एक प्रिंसेस है ट्रियो की, और उसको जो है समुद्र के कुछ, या हम यूं कहें कि समुद्र के बड़े जानवर वो उसे उठा ले गए, जिसको हरक्यूलस बचाने जाता है। तो पोर्शिया कहती है कि लो, जिस प्रकार कुंवारी हैसियन की हरक्यूलस ने जान बचाई थी, उसी तरह बेसेनियो शान से डिबियों की तरफ जा रहे हैं। मैं ही नहीं समझ पाई, और मैं बिल्कुल वही अभागी हैसियन हूं यहाँ पर, जो समुद्री जानवरों के बीच फंस गई हूं। और जैसे यहाँ अन्य जो स्त्रियां हैं, वे ट्रॉय की महिलाएं हैं जो रोती हुई हैसियन को बचाने के लिए हरक्यूलस और समुद्री जानवरों की लड़ाई देख रही थी। जाओ हरक्यूलस, तुम जिंदा रहो जिससे मैं जिंदा रहूं। मैं तुम्हारी किस्मत की इस लड़ाई को पत्थर का कलेजा बनाकर देख रही हूं। गीत दिल में या दिमाग में यहाँ पर बजता है, और वो गीत में क्या क्या बजता है वो मैं आपको सुनाता हूँ। बेसेनियो यहाँ पर जाता हुआ किसकी तरफ? सभी डिबियों की तरफ, कास्केट की तरफ, जिसे उसे चुनना है। और एक गाना बजता है, वो है, मुझे बताओ वह स्थान जहां पैदा होती है मोहब्बत, होती है कैसे पैदा और खाती है क्या? जवाब दो, जवाब दो। पैदा होती है ये आंखों में और बढ़ती है देखने से लगातार, और खत्म हो जाती है मोहब्बत उसी पालने में पैदा होती है जहां, यानी अर्थात आंखों में ही पैदा होती है, वहीं खत्म हो जाती है। फिर गाने में आगे की लाइन है कि लो मोहब्बत खत्म हो गई, चलो सब गाएं इसके लिए शोक गीत। और शुरू करता हूं मैं, डिंग डोंग बेल, डिंग डोंग बेल। सब लोग गाएं डिंग डोंग बेल, फिर सब लोग गाते हैं डिंग डोंग बेल। इस तरह का गाना बजता है। फिर बेसेनियो जो है अपनी कास्केट को चुनने के लिए आगे बढ़ता है, और कास्केट को देखते हुए कहता है कि मेरा विचार है, बाहरी दिखावे कुछ महत्व नहीं रखते। दुनिया सोने चांदी के लिए दीवानी है। कानून की निगाहों में किसी भी मुकदमे को, जो चाहे कितना ही कमजोर व गलत हो, दलील द्वारा सुंदर ढंग से प्रस्तुत होने के बाद अपराध को ना छिपा सके। धर्म के क्षेत्र में ऐसा कौन सा पापपूर्ण कार्य है जिसे कोई गंभीर मुद्रा वाला पुजारी धर्म ग्रंथों के किसी उदाहरण से पुष्ट ना कर सके, तथा इस प्रकार उस पाप के भद्दे रूप को जो अपने द्वारा दिए गए हैं और सुंदर आभूषणों के नीचे छिपा सके। ठीक है, यहाँ क्या बताना चाह रहा है बेसेनियो कि जो बाहरी दिखावा है उससे जो है, जो अंदरी असलियत है वो नहीं दिखाई देती है, और बाहर हम ऐसे ऐसे करके दिखावे कर लेते हैं। जैसे उदाहरणार्थ वो बताता है कि जिस प्रकार जो है कोई धार्मिक पुजारी जो है वो किसी भी गलत काम को, किसी भी पापपूर्ण काम को ऐसे ऐसे जो है धर्म ग्रंथों के आधार पर तर्क देते हुए उन्हें सही ठहरा देता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते भी हैं। उसी प्रकार जो है वो कहता है कि इस प्रकार जब ऊपर से कोई और मुखौटा पहना हुआ है तो अंदर की असलियत नहीं दिखाई देती है। यानी सोने चांदी से
जब किसी व्यक्ति को सजाया जा रहा है तो वो अंदर से बहुत ही बुरा हो सकता है। आगे कहता है कि कोई भी दुर्गुण, चाहे वह कितना ही सरल रूप वाला तथा साफ दिखाई देने वाला क्यों ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वह अपने ऊपर किसी सद्गुण का आवरण ना खींच सके। अनेक कायर ऐसे हैं जिनके हृदय तो वीरता के संदर्भ में रेत की बनी सीढ़ियों के समान झूठे हैं। जिस प्रकार रेत की सीढ़ियां जो है किसी कार्य की नहीं होती है, उसी प्रकार झूठे हैं। परंतु जो स्वयं को बड़े भारी वीर तथा निर्भीक जाहिर करते हैं, परंतु जब उन्हें गौर से परखा जाता है तब पता चलता है कि उनका हाल कितना पतला है। सुंदरता को ही ले लें तो इसे दौलत से खरीदा जा सकता है, और यही सुंदरता किसी मनुष्य को कितना परिवर्तित कर देती है। दिखावटी सुंदरता में आदमी जितना धंसता चला जाता है उतना ही खोखला होता जाता है। यह बालों की घुंघराली लटें क्या है जो हवा के साथ लहराती रहती हैं और सुंदरता की खान समझी जाती हैं। यही किसी सुंदर सिर की शोभा थी और अब कब्र में दफन है। यह जवाहरात संकटपूर्ण नदी के किनारे हैं, जहां असावधान मल्ला यानी जो नाव चलाने वाले हैं अपनी जान गंवा बैठते हैं, क्योंकि वह समुद्र के नीचे, पानी के नीचे उसकी गहराई को नहीं समझ पाते हैं। आकर्षक घूंघट के अंदर बदसूरती छिपी रहती है। सार यह है कि चालाक और चालबाज आदमी अपनी चालाकियों से असलियत को छिपा लेते हैं। बुद्धिमान आदमी भी धोखा खा जाते हैं। यही कारण है कि सोने की चमक से लोग चौंधिया जाते हैं। मैं सोने की डिबिया को इसलिए चुनूंगा ही नहीं क्योंकि इसमें जो है ऊपर से आवरण है, और यही बात चांदी की डिबिया में भी है। इसलिए बेसेनियो कहता है इतनी लंबी चौड़ी बात करने के बाद में कि मैं ना ही सोने को चुनूंगा ना ही चांदी को। हाँ, ये मामूली रांगा, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसकी सादगी सोने चांदी की चमक के आगे मुझे बहुत प्रभावित करती है। लो, मैं इसे ही चुनता हूँ और भगवान मुझे खुशियां प्रदान करे, ऐसा प्रे करता है। और पोर्शिया जब ये देखती है कि उसने जो है लेड वाले कास्केट को चुना, तो पोर्शिया बड़ी ही खुश हो जाती है और कहती है, स्वागत। अरे, मेरे सारे संदेह, निराशा, भय, ईर्ष्या आदि के भाव इतने शीघ्र कैसे विलीन हो गए, क्योंकि पोर्शिया बहुत लंबे समय से अपने विवाह के लिए व्याकुल थी। वो इंतजार कर रही थी और कहती है, मैं प्रेम विभोर हो गई हूँ, परंतु मुझे अपने प्रेम पर संयम रखना है। मेरे हृदय के अत्यधिक आनंद को शांत कर, आनंद की वर्षा को सीमित कर, इसकी मात्रा घटा दे, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं आनंद में छक ना जाऊं। अर्थात मतलब ये हुआ कि पोर्शिया इतना ज्यादा हर्ष उल्लासित है कि उसे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई सपना देखा जा रहा हो, क्या ये असलियत है। वो उसमें भी जो है उसे यहाँ पर किसी प्रकार का जो है यकीन होने में दिक्कत आ रही है, इसलिए कह रही है कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं इतनी खुशियां देखकर। बेसेनियो उसके बाद कहता है, देखो मुझे क्या मिला है। वो लेड की डिबिया को खोलता है, रांगे की डिबिया को खोलता है और कहता है कि ओह, पोर्शिया की जानदार तस्वीर। उसमें से पोर्शिया की एक तस्वीर निकलती है। किस महान कलाकार ने ये अनुपम सौंदर्य वाला चित्र अंकित किया है, ऐसा उसमें पोर्शिया की तस्वीर को देखते हुए बेसेनियो बोलता है और कहता है, क्या ये नयन, नयन मीन्स है आंखें, क्या ये नयन हिल रहे हैं अथवा मेरे ही नयनों के कारण ऐसे दिखाई पड़ते हैं। ये अधखुले पोस्ट, पोस्ट का मतलब है होठ, लिप्स, तो कहता है कि ये अधखुले लिप्स जिनमें से होकर मधु श्वास बाहर निकल रही है, दो मित्रों को एक दूसरे से अलग कर सकता है। इस तरह के ओठों के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ी सी जगह है, उसके बारे में बात करता है और कहता है, इसके बालों को चित्रित करने में कलाकार ने गजब का काम कर दिखाया है। इसकी आंखों की तरफ देखो, चित्रकार स्वयं उसको देखने की ताकत नहीं रखता होगा। नैनों का वह मूल्यांकन भी कैसे कर सकता था, जबकि एक आंख को बनाते बनाते वह अपनी दोनों आंखों को भूल चुका होगा। इतना होने पर भी क्या ये प्रतिबिंब मूल वस्तु की बराबरी कर सकता है? मैं तो इस प्रतिबिंब का भी वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। ये क्या लिखा है, उसको फिर कुछ लिखा हुआ मिलता है जो सभी को मिलता है, जो जो कास्केट खोलते हैं। ये क्या लिखा है जो मेरे भाग्य से संबंधित है, वह उसे पढ़ता है
और कहता है यहाँ एक कागज का पर्चा भी रखा है, इसमें मेरे भाग्य का हाल लिखा होगा। वो उसे पढ़ते हुए कहता है कि तुमने जिसने बाहरी दिखावे पर ध्यान नहीं दिया, सही, सत्य और अनुपम चुनाव किया है, अब तुम भाग्य को जीत लिया है, तो संतुष्ट रहो और इससे ज्यादा और कुछ मत चाहो, क्योंकि अब तुमने भाग्य को जीत लिया है। यदि तुम वास्तव में खुश हो और अपने भाग्य को सराह रहे हो, तो अपनी होने वाली पत्नी की ओर मुड़ो और उसे एक मधुर चुम्बन के साथ प्राप्त करो। बहुत ठीक बात है, ऐसा कहता है। वाकई हे सुंदरी, यदि आज्ञा हो, तो कहता है और आगे बढ़ता है चूमते हुए, तो मैं इस कागज में लिखी हिदायतों के अनुसार तुम्हें अपना प्यार समर्पित करूं और तुम्हारा प्यार पाऊं। जिस प्रकार किसी इनाम के पाने वाले दो दावेदारों में से एक ये सोचता है कि भरी भीड़ में उसने शाबाशी का काम किया है, जिनकी वाहवाही और शोर को सुनकर उसे खुशी के मारे चक्कर आ जाता है और शक करने लगता है कि क्या उसी ने ऐसा कार्य किया है। यह अतीब सुंदरी, यही हाल मेरा भी है इस समय। जब आप अपने अधरों के चुम्बन से मोहर लगाएंगी तभी मुझे विश्वास होगा, क्योंकि अभी वो ऐसा सोच रहा है कि उसे इनाम नहीं मिला है। पोर्शिया यहाँ पे कहती है, मेरे स्वामी लॉर्ड वेसेनियो, मैं तो आपके पास ही हूँ और जैसी भी हूँ वैसी ही रहना चाहती हूँ और इससे ज्यादा नहीं, और जैसी भी हूँ उसी में संतुष्ट हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं 1000 गुनी सुंदर बनना चाहती हूँ, तथा मैं ये चाहती हूँ कि आज से मैं तुम्हारी नजरों में इज्जत पा सकूं। परंतु वास्तविकता ये है कि मैं एक अशिक्षित, अयोग्य और अनुभवहीन बालिका हूँ। भाग्यवश मैं अभी तरुणी ही हूँ। तरुणी मतलब कम उम्र की, छोटी, जिससे सब कुछ सीख सकती हूँ। पढ़ने में मेरी रुचि है। आपको मैंने स्वामी के रूप में ग्रहण किया है। इससे बढ़कर मेरे लिए और अधिक क्या हो सकता है। आप जैसे महान व्यक्ति जब मेरे पथ प्रदर्शक हैं, तब मुझे किसकी चिंता, मेरा मार्गदर्शन आप ही करें। आज आपसे मेरे स्वामी राजा और सब कुछ हैं। अब मेरा सब कुछ आपका है मेरे मालिक। अब तक मैं इतने बड़े महल की मालकिन थी, इतने नौकरों की रानी थी, और अब मैं यह सब महल, सारे नौकर चाकर और मैं स्वयं सब आपको सौंप रही हूँ। उन सब के साथ मैं आपको ये अंगूठी पहना रही हूँ, जिसे आप हमेशा पहने रहें। कभी यह अपने आप से इसे अलग नहीं कीजिएगा और अपने प्रेम की इस प्रकार याद दिला सकूं और आपसे इस अंगूठी के बदले अपना हक मांग सकूं। ठीक है, इस प्रकार जो है वो अंगूठी पहनाती है वेसेनियो को। वेसेनियो कहता है कि देवी, तुमने जो कुछ कहा उसने मुझे कुछ भी कहने योग्य नहीं रखा। बस मेरा खून ही मेरे रगों में जोश पैदा कर रहा है। एकदम भावावेश ने मेरे शरीर पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया है। शब्दों के ना होने के कारण मेरी समस्त शक्तियां संकट में पड़ गई हैं। मेरी भी दशा उन लोगों के समान हो गई है जो आनंद की अधिक मात्रा हो जाने के कारण अपने प्रिय शासक द्वारा दिए गए भाषणों का गुणगान अत्यंत उत्तेजित होकर करते हैं। उस समय का उनका गुणगान विभिन्न ध्वनियों के कारण जय जयकार मात्र ही सुनाई पड़ता है। यदि ये अंगूठी मेरे पास ना रहेगी तब मैं जीवित ही नहीं रहूंगा। यानी वेसेनियो यहाँ पर एक बड़ा प्रॉमिस करता है कि अगर ये अंगूठी मेरे साथ हमेशा रहेगी, ये अंगूठी मुझसे केवल तभी दूर हो सकती है जब मैं इस दुनिया में ना रहूं। तो नेरिसा यहाँ पर बधाई देने के लिए कहती है, मेरे मालिक और मालकिन, अब हमें भी इन खुशियों में शामिल होने दें, क्योंकि हम जैसा चाहते थे वैसा ही हो गया। बहुत बहुत खुशियां आपको, मुबारक। क्रिस्टियानो भी मुबारकबाद देता है, कहता है, मेरे स्वामी वेसेनियो और मेरी मालकिन, मैं भी आपसे और क्या कहूँ, बस आप दोनों फूले फलें और सुखी समृद्ध रहें। जब आप दोनों की शादी हो तो कृपया मुझे भी उसी समय अपनी शादी करने की आज्ञा दें। ये बात सुनकर वेसेनियो थोड़ा सा जो है चौंक जाता है, शॉक हो जाता है। वो कहता है, मेरी हार्दिक आशा है तुम्हें एक योग्य पत्नी मिल जाए।
ठीक है। ग्रेसियानो कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ही स्वयं मेरे लिए मेरी पत्नी का प्रबंध कर दिया है। ठीक है, ग्रेसियानो ने भी अपनी शादी का भी बंदोबस्त यहाँ पे कर लेता है वो। जैसी आपकी निगाहें तेज हैं, मेरी भी निगाहें उसी तरह सतर्क हैं। जैसे आपने मालकिन को देखा और परखा, उसी तरह मैंने उनकी नौकरानी को देख कर उसे परखा है। मैं भी उसे इसी तरह प्यार करता हूँ, तभी से जब से आपने मालकिन को प्यार किया। मैं भी इस शुभ कार्य में देरी नहीं चाहता। आपने भी जिस प्रकार उनको पाने के लिए, डिबियों के लिए इतनी मेहनत की, व तकलीफ उठाई, मैंने भी उसे पहले प्यार में जीतने के लिए बहुत मेहनत की है। इसने मुझे बहुत ही सताया है, जब तक कि मैं उसे प्यार में जीत सका। आखिरकार मैंने उससे वादा ले लिया कि यदि मालकिन आपको प्राप्त कर सकी तो वह भी मुझसे शादी कर लेगी। पोर्शिया भी ये सुनकर के थोड़ा सा चौंक जाती है, कहती है क्या ये सच है नेरिसा? तो नेरिसा शर्माते हुए कहती है यदि आपकी इसमें खुशी है मालकिन। बेसेनियो कहता है और तुम ग्रेसियानो, क्या तुम वास्तव में ठीक कह रहे हो? ग्रेसियानो कहता है जी हाँ श्रीमान, मैं ठीक कह रहा हूँ। तो बेसेनियो कहता है तब तो हमारी शादी की दावत और अधिक आनंदप्रद हो जाएगी। ग्रेसियानो फिर बोलता है देखो कौन आ रहा है, लोरेंजो और उसकी यहूदी प्रेमिका और साथ में मेरा मित्र सेलेरियो भी है। तो उधर से जो है यहूदी यानी कि जेसिका और उसका हस्बैंड लोरेंजो और सेलेरियो, ये तीन लोग आते हैं। लोरेंजो, जेसिका, सेलेरियो का प्रवेश होता है। बेसेनियो जो है क्योंकि बहुत खुश है, और बेसेनियो जो है आते हुए सेलेरियो का स्वागत करते हुए और साथ में लोरेंजो और जेसिका का स्वागत करते हुए कहता है आओ लोरेंजो और सेलेरियो, स्वागत है, मेरी सुखद उपलब्धि के नाम पर तुम्हारा स्वागत है। प्रिय पोर्शिया, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं अपने मित्रों का स्वागत करूं। पोर्शिया कहती है मैं भी स्वागत करती हूँ मेरे स्वामी, वे हमारे अतिथि हैं। तो लोरेंजो कहता है श्रीमान, मैं आपका आभारी हूँ, मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सेलेरियो से मुलाकात होने पर वह नहीं माना और मैं चला गया। सेलेरियो कहता है मैं भी कहा था श्रीमान, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलत पढ़ दिया, एक बार फिर से पढ़ते हैं। सेलेरियो कहता है कि हाँ मैंने ही कहा था श्रीमान इनसे यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि उसका भी एक कारण है। श्रीमान एंटोनियो ने एक पत्र भेजा है। वेसेनियो को पत्र वो पकड़ाते हुए कहता है कि ये पत्र आप पढ़ के देखें। वेसेनियो यहाँ पे पत्र पढ़ते हुए कहता है, पत्र को खोलता है और कहता है परंतु यह तो बताओ मेरा मित्र सकुशल है या नहीं। सेलेरियो कहता है हाँ वैसे तो ठीक है, परंतु मन की बात कौन जाने, इस पत्र से आपको सब मालूम हो जाएगा। वेसेनियो पत्र को खोलकर पढ़ता है। ग्रेसियानो इसी बीच में जो है नेरिसा से कहता है नेरिसा, जेसिका से बातें करो, उनकी अगवानी करो, आइए सेलेरियो हाथ मिलाए। वेनिस की कोई खबर, उस शानदार व्यापारी, वो शानदार व्यापारी कौन है? एंटोनियो। तो शानदार व्यापारी एंटोनियो का क्या हाल है? उन्हें हमारी इस सफलता पर बहुत खुशी होगी, हमने बहुत बड़ा मैदान जीता है। सेलेरियो कहता है इधर आप लोगों ने मैदान जीता है, उधर उन्होंने मैदान खो दिया है। पोर्शिया कहती है, क्योंकि यहाँ बेसेनियो को देखते हुए पोर्शिया को समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है, तो पोर्शिया पूछती है इस पत्र में जरूर कोई अशुभ समाचार है, जैसा कि बेसेनियो के चेहरे से पता चल रहा है। उसके चेहरे का रंग पत्र पढ़ते पढ़ते ही उड़ा जा रहा है। ये खबर शायद किसी मित्र के मरने की हो सकती है, नहीं तो अन्य कोई वस्तु इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती जो ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ और संयमी मनुष्य के धैर्य को डिगा देती। ये खबर वास्तव में ही बुरी है, जिसके कारण तुम पीले पड़ते जा रहे हो, ऐसा वो बेसेनियो से कहती है। और कहती है बेसेनियो मुझे क्षमा करना, आपकी अर्धांगिनी होने के कारण मुझे इतना अधिकार है कि मैं इस खबर के विषय में अवश्य ही जान सकूं। तो बेसेनियो बोलता है प्यारी पोर्शिया, इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है जो इस पत्र में लिखी है। हे देवी, मैंने अपनी पहली मुलाकात में स्पष्ट कह दिया था कि मेरी सारी दौलत व्यापार में लगी हुई है। मैं एक उच्च खानदान का व्यक्ति हूँ, यही है जो कुछ भी है मेरे पास। अब मैं उससे भी गया बीता हो गया हूँ।
मुझे उस समय आपको यह और स्पष्ट कह देना चाहिए था कि मैं आपके मुकाबले कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि मेरा जो कुछ भी था वह मेरे एक परम प्रिय मित्र की जिम्मेदारी पर है, और उसने भी मुझे मदद करने के लिए अपने कट्टर शत्रु से अपनी जिम्मेदारी पर पैसा दिलाया है। यह उसी मित्र का पत्र है जिस पत्र का एक एक शब्द मेरे शरीर में छुरे जैसा भाव कर रहा है। लेकिन सेलेरियो, क्या ये सच है? क्या उसके संपूर्ण व्यापारिक माल से लदे जहाज सुरक्षित घर पहुंचने में असफल रहे? क्या ट्रिपोलिस, मेक्सिको, इंग्लैंड, लिस्बन, बारबेरी, इंडिया, इन सभी स्थानों से आने वाले जहाजों में से उसका एक भी सुरक्षित घर नहीं पहुंच सका? और क्या एक भी जहाज उन घातक चट्टानों के स्पर्श से ना बच सका जो व्यापारियों को बर्बाद कर देती है? सेलेरियो उसके बाद फिर बताता है, श्रीमान, एक भी नहीं। इसके अलावा ऐसा लगता था कि यदि रुक्के की मियाद गलने के बाद, यानी कि जो है ऐसा लगता था कि पूरा जो उसने शाइलॉक ने जो अमाउंट दिया है उसकी मियाद पूरी होने के बाद एंटोनियो के पास यहूदी को कर्जा अदा करने के लिए धन भी नहीं हो पाएगा, उसे स्वीकार ना कर पाएगा। मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा, अब ये शाइलॉक की बात कर रहा है और कहता है कि मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जो मनुष्य के रूप में पशु हो। मैंने कभी भी मनुष्य के रूप में ऐसे हिंसक पशु को नहीं देखा है जो अपनी ही भांति के मनुष्य को नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो। वह ड्यूक से इस बात के लिए जोर दे रहा है कि वह एंटोनियो के विपक्ष में कठोर कदम उठाए। यदि एंटोनियो दंडित नहीं हुआ तो शाइलॉक उन अधिकारों के विषय में अवश्य ही प्रश्न उठाएगा जो विदेशियों को भी वेनिस वासियों की भांति प्राप्त हैं। लगभग 20 व्यापारी और ड्यूक व उसके अन्य साथी शाइलॉक को अपनी ये मांग पेश ना करने के लिए उससे कह चुके हैं, परंतु उन सबका उस पर कोई असर नहीं पड़ता जो उसे अपनी मांग हटाने के लिए बाध्य कर सके, जिसके अनुसार वह अपने शर्तनामे में लिखित बातों की मांग कर रहा है और किसी भी कीमत पर अपनी हट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जेसिका इसके बाद कहती है कि जब मैं अपने पिता के घर में थी तब भी पिताजी ट्यूबल और चस एक और यहूदी का नाम है, एक ट्यूबल एक चस, से दावा किया करते थे कि चाहे एंटोनियो 20 गुना धन दे दे तो भी मैं इकरारनामे की शर्त के अनुसार उसका मांस ही लूंगा। मैं जानती हूँ श्रीमान, कानून उसके आगे कुछ भी मदद नहीं कर सकता और एंटोनियो को जान से भी भुगतना पड़ सकता है। पोर्शिया कहती है, क्या आपका ये वही मित्र है जो इस समय संकट में है? बेसेनियो कहता है, हाँ, वही मित्र है जो इतना दयावान, मेहरबान और बेहद सज्जन मित्र है जो कभी भी मदद की जरूरत आ पड़े तो पीछे नहीं हटता। पोर्शिया कहती है, उस यहूदी को कितनी रकम देनी है? तो बेसेनियो समझाता है कि मेरे ऊपर उसके 3000 ड्यूकेट हैं। तो पोर्शिया कहती है कि बस इतनी सी रकम है, ये कौन सी बड़ी बात है? ऐसे महान मित्र के लिए दोगुनी और उसकी भी दोगुनी रकम देनी पड़े तो भी कोई बात नहीं। एक ऐसे मित्र की जान बचाना जरूरी है जो अपनी वजह से मुसीबत में है। अपनी वजह से मतलब बेसेनियो की वजह से, और बेसेनियो की वजह से मतलब पोर्शिया के लिए, ठीक है, क्योंकि पोर्शिया अब बेसेनियो की पत्नी हो चुकी है। तो कहता है, वो कहती है सबसे पहले चर्च चले जिससे वहां शादी की रस्म हो जाए और फिर आप वेनिस चले जाएं। जब तक आपके दिमाग में शांति ना हो तब तक हम लोग सुहागरात भी नहीं मनाएंगे। आपको यदि 20 गुना भी पैसा देना पड़े तो यहाँ कमी नहीं है, वो भी दे दिए जाएंगे। उस मित्र को छुड़ाकर उसे वापस लाइए, तब तक मैं और नेरिसा विधवाओं की सी जिंदगी बसर कर लेंगे। आओ चले चर्च में। शादी होने के बाद फौरन आप चले जाएं और घबराएं नहीं, सबको साथ लाइए और आनंद पूर्वक कार्य संपन्न कीजिए। जरा अपने मित्र का पत्र पढ़कर सुनाएं। ठीक है, वेसेनियो पढ़ता है, प्रिय वेसेनियो, जो एंटोनियो द्वारा लिखा गया है, मेरे सब जहाज डूब गए हैं, देनदार निर्दयी हो गए हैं, मेरी स्थिति बहुत गिर गई है और यहूदी के इकरारनामे की शर्त के अनुसार मैं उसकी रकम नहीं दे सका। उसकी देनदारी समय पर हो नहीं सकी, अतः अब मेरा जीवित रहना असंभव है
मेरे और तुम्हारे बीच कोई कर्जा नहीं है, सब माफ हो गया है। पता नहीं मुलाकात अब कभी हो भी सकेगी कि नहीं, क्योंकि बेसेनियो तो इस समय वेलमोंट में है। ये सब कुछ तो है, मगर तुम परेशान मत होना। अपने प्यारे अरमानों में इस पत्र को आड़े मत आने देना। पोर्शिया ये बात सुनकर के बहुत ज्यादा भावुक होती है और एंटोनियो को जो है, एंटोनियो का जो समर्पण है उसके प्रति उसका सम्मान बढ़ता है। कहती है, ओ मेरे प्रियतम, ज्यादा समय मत गवाओ, जो भी करना है शीघ्र करो। बेसेनियो, जैसी आपकी इच्छा, आपकी आज्ञा की देर थी। अब मुझे कुछ भी आराम चैन स्वीकार नहीं, जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। और इसके बाद बेसेनियो चला जाता है और यहाँ पर सीन 2 खत्म हो जाता है, एक्ट 3 का। इसके बाद बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए दूसरा सीन लेकर आऊंगा। तब तक आप जो है इस वीडियो को देखते रहें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।